हेलो एवरीवन, तेजस मत पर आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 8 सॉल्व किए थे, तो चलते हैं आज प्रैक्टिस सेट नंबर 9 की तरफ। प्रैक्टिस सेट 9 में पहला क्वेश्चन है, ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास क्या होता है। ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास क्या होता है। ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास जो होता है वह स्थिति ऊर्जा होता है। इसका आंसर क्या डी हो जाएगा, स्थिति ऊर्जा। नेक्स्ट चलते हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग है। निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग है। विद्युत चुंबकीय तरंग वह तरंग होती है जिसमें क्या होता है, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये इसका क्या आंसर हो जाएगा, एक्सरे हो जाएगा, एक्सरे। इसका आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग है। विद्युत चुंबकीय तरंग वैसा तरंग होता है जिसमें कि 3 नंबर है, यदि आपतित किरण डैश तो परावर्तित किरण मुख्य फोकस से गुजरेगी। इसको हम नेक्स्ट स्लाइड पे समझते हैं। जैसे अवतल दर्पण ये हो गया, अवतल दर्पण, ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया, और ये कर्वेचर हो गया, और ये इन्फिनिटी हो गया, इन्फिनिटी। यदि आपतित किरण अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, तो परावर्तित किरण जो है मुख्य फोकस से गुजरेगी। यदि आपतित किरण आपतित किरण अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, ये मुख्य अक्ष के समांतर हो गया, और परावर्तित किरण मुख्य अक्ष के किससे फोकस से होकर गुजरेगी। जैसे ये मुख्य अक्ष के समांतर होगी, ये किससे गुजरेगी, फोकस होते गुजरेगी, फोकस होकर गुजरेगी। इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए, अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। यदि आपतित किरण डैश तो परावर्तित किरण मुख्य फोकस से गुजरेगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, एक लेंस की फोकस दूरी उसकी क्षमता के बीच सही संबंध दर्शाता है। पावर बराबर जो होता है पी बराबर होता है 1/f, और आप जो होता है वह मीटर में होता है, मीटर में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसका आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा, पी बराबर 1/f हो जाएगा, ए। नेक्स्ट चलते हैं लोग 5th नंबर में, डैश परिपथ में विद्युत प्रभावित होने का केवल एक मार्ग होता है। यह हो जाएगा श्रेणी क्रम में। डैश परिपथ में विद्युत प्रभावित होने का केवल एक मार्ग होता है। ये किस में होता है, ये श्रेणी क्रम में होता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 6 नंबर, 120 वाट के एक विद्युत लैंप का प्रतिदिन 8 घंटे का उपयोग किया जाता है। लैंप द्वारा एक दिन में प्रयुक्त की गई ऊर्जा यूनिट्स की गणना करें। तो चलते हैं हम 6 नंबर, जो इसको नेक्स्ट स्लाइड पे समझते हैं क्वेश्चन को। 6 नंबर में क्वेश्चन बोल रहा था, इसका वाट जो दिया हुआ था वो 120 वाट दिया हुआ था, और इसका आवर जो दिया हुआ था वो 8 घंटा दिया हुआ था, और दिन जो दिया हुआ था डे जो दिया हुआ था वो 1 डे दिया हुआ था, 1 डे। तो हमको ऊर्जा निकलना था, ऊर्जा बराबर जो हो जाएगा वाट गुना आवर गुना डेज बटे 1000 हो जाएगा। तो वाट दिया हुआ था कितना, 120 वाट, 120 इंटू आवर दिया हुआ था 8 गुना, और डे दिया हुआ था 1 बटे हो जाएगा 1000। इसको काटेंगे, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 25। इसको काटेंगे तो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 12 दूना 24 बटे 25 हो जाएगा। इसको भाग देंगे तो हो जाएगा 0.96 यूनिट हो जाएगा, 0.96 यूनिट हो जाएगा। इसका आंसर इसका आ जाएगा ए नंबर हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ए, 0.96 यूनिट इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 7 नंबर, एक क्षण चुंबक को एक नियत चुंबकीय क्षेत्र के स्रोत के रूप में प्रयुक्त करने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निम्नलिखित में से किस प्रकार होगी। मतलब एक चुंबक को एक नियत चुंबकीय क्षेत्र के स्रोत के रूप में प्रयोग करने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निम्नलिखित में से किस प्रकार होगी। यह जो हो जाता है यह उत्तरी और चुंबक की उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की ओर हो जाती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हम लोग 8 नंबर, पृथ्वी की सतह के नीचे फंसी गर्मी को डैश कहते हैं। पृथ्वी की सतह के नीचे फंसी हुई गर्मी की जो है तो क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, डैश की कोशिकाएं
कोनों पर अनियमित रूप से मोटी होती है, कोनों पर जो अनियमित रूप से जो मोटी होती है वह क्या कौन सा उत्तक हो जाएगा, वह जाएगा स्थूल कोण, स्थूल कोण उत्तक, इसी को कहते हैं हम कोलन कामा कहते हैं। यहाँ कोनों बोल रहा है, यहाँ कोण भी आ जाएगा, स्थूल कोण उत्तक कोलन कामा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 10 नंबर। निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी प्रशाखा यकृत के उपचार के लिए अध्ययन किया जाता है। यकृत मतलब लीवर, यकृत मतलब हो जाएगा लीवर, लीवर के उपचार के लिए हो जाएगा हेपेटोलॉजी होता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा बी जो है हेपेटोलॉजी। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। फेफड़ों में मौजूद वे गुब्बारे जैसी संरचनाएं क्या कहलाती है जहाँ गैसों का विनिमय होता है, गैसों का जो जहाँ विनिमय होता है वह क्या कहलाता है, वह कुपिका कहलाता है, इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 12 नंबर। मनुष्य के शरीर की वह ग्रंथि मनुष्य के शरीर की वह ग्रंथि जो एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित करती हो, यह हो जाएगा अग्नाशय। अग्नाशय एक ऐसी ग्रंथि है जो एंजाइम और हार्मोन दोनों रिलीज करती है, वो अग्नाशय कहलाएगी या फिर पाचन ग्रंथि कहलाएगी। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। डैश में विटामिन डी सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में होती है, विटामिन डी जो है सबसे ज़्यादा किसमें पाया जाएगा, यह हो जाएगा कॉड लिवर तेल या फिर मछली का तेल, इसका आंसर सी हो जाएगा कॉड लिवर तेल या मछली का तेल। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट 14 नंबर देखते क्या है। चेचक मतलब चेचक चिकन पॉक्स वायरस डैश के कारण होता है, चिकन पॉक्स जो होता है वो किसके कारण होता है, वह वेरिसेला के कारण होता है, वेरिसेला वायरस के कारण होता है। नेक्स्ट चलते हैं 15 नंबर। निम्नलिखित में से किस पादप समूह में फल के अंदर बीज मौजूद होता है, वो आ जाएगा आवृत्त बीजी। आवृत्त बीजी में क्या होता है, फल के अंदर बीज मौजूद होता है, आंसर इसका ए हो जाएगा आवृत्त बीजी। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 16 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा जीव विज्ञान में कोशिकाओं का ऊर्जा का स्रोत है, कोशिकाओं का ऊर्जा का जो स्रोत जो वो एटीपी होता है, एडेनिन ट्राइफॉस्फेट, इसका आंसर डी हो जाएगा एडेनिन ट्राइफॉस्फेट। नेक्स्ट चलते हैं 17 नंबर। सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया था, सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया था, यह हो जाएगा फ्रेडरिक मिशर, इसका आंसर ए हो जाएगा फ्रेडरिक मिशर। नेक्स्ट चलते हैं। कैवेलियर स्मिथ ने जीवों को डैश जगत में वर्गीकृत किया गया था, कैवेलियर स्मिथ जो था जीवों को डैश जगत में वर्गीकृत किया गया था, वह 6, इसका आंसर हो जाएगा 6। नेक्स्ट चलते हैं। कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान है, कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान जो है कितना, कैल्शियम का परमाणु संख्या जो होता है एटॉमिक नंबर जो होता है 20 होता है, और एटॉमिक मास जो होता है 40 होता है, इसको याद रख लेंगे हम लोग। तो यहाँ क्या पूछ रहा है, कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान जो क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सी विधि जल को पंकिल जल से अलग करती है, निम्न में से कौन सी विधि जल को पंकिल जल से अलग करती है, यह हो जाएगा निस्यंदन, इसका आंसर। में रदरफोर्ड परमाणु मॉडल में अल्फा कण डैश पर प्रक्षेपित किए गए थे, वह स्वर्ण फॉइल पर किया गया था, इसका आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। प्रोटियम के कितने न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं, प्रोटियम के कितने न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं। पहले होता है प्रोटियम, एक होता है प्रोटियम, एक होता है ड्यूटियम, एक होता है ट्रिटियम। तो प्रोटियम जो होता है H1 होता है, उसके बाद ड्यूटेरियम जो होता है H1 2 हो जाएगा, और ट्रिटियम जो होता है 1 और 3 हो जाता है। इसमें न्यूट्रॉन की संख्या निकालते हैं, कैसे निकाल देते हैं, इसमें H1 × 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा इसमें, तो ये हो जाएगा क्या प्रोटियम, ये हो जाएगा ड्यूटेरियम, और ये हो जाएगा ट्रिटियम। तो किसमें पूछ रहा है, प्रोटियम में जो होगा न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगा, ये 0 आंसर हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हम लोग। दी गई अभिक्रिया में किसका अपचयन होगा, इसको नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग अच्छे समझते हैं। 23 नंबर है इसका क्वेश्चन है, ZNO + C एरो है, इसका रिएक्शन है Zn + CO, इसका बोल रहा था अपचयन किस में होगा, अपचयन। तो अपचयन मतलब होता है रिडक्शन। इसमें दो चीज़ होता है, एक होता है ऑक्सीडेशन में क्या होता है ऑक्सीजन का जुड़ेगा तो ऑक्सीडेशन, और रिडक्शन होता है रिडक्शन मतलब ऑक्सीजन का निकलना, ऑक्सीजन निकलेगा तो हो जाएगा रिडक्शन, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन, और रिडक्शन हो जाएगा ऑक्सीजन का निकलना। तो ZNO से ZNN बन रहा है, ZNO से Zn बन रहा है, मतलब यहाँ ऑक्सीजन का निकल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रिडक्शन, जिसको बोलेंगे अपचयन, ये हो जाएगा अपचयन।
या फिर कार्बन से कार्बन और CO में क्या हो रहा है, इसमें ऑक्सीजन का जुड़ना हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, ये हो जाएगा ऑक्सीडेशन। तो हम लोग को क्वेश्चन में पूछ रहा था कि अपचयन किस में हो रहा है, अपचयन किस में हो जाएगा, ये Zn में हो रहा है, Zn में। इसका आंसर हो जाएगा डी, Zn प्लस सी एरो, Zn प्लस CO, इसमें क्या बोल रहा है, अपचयन जो किस में हो जाएगा, इसका डी, इसका आंसर हो जाएगा Zn। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। ऐसी कौन सी धातु ऑक्साइड है, 24 नंबर में है, ऐसी कौन सी धातु ऑक्साइड है जो अम्लों के साथ क्षारों के साथ भी अभिक्रिया करते हैं। मतलब ऐसा कौन सा धातु ऑक्साइड है जो अम्ल के साथ भी अभिक्रिया करेगा और क्षार के साथ भी अभिक्रिया करते हैं, तो वह हो जाएगा क्या, वह हो जाएगा एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। नेक्स्ट चलते हैं 25 नंबर, लास्ट क्वेश्चन है। डैश सबसे सरल एल्कोहल जो होता है वह क्या होता है, मेथनॉल होता है। इसका आंसर डी हो जाएगा, सबसे सरल एल्कोहल जो होता है वो मेथनॉल होता है।